मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो। लोगों ने पूछा तो 1 साल के बाद, बोले 1 साल के बाद तुम लोग खरीदने लायक कहां बचोगे? ये मोदी की गारंटी है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो ये सुनार दुकानदार, इस सेक्टर में काम करने वाले कारीगर, वो लाखों लोग 1 साल तक क्या करें? झालमुड़ी बेचे। ये लो जी, गुप्ता ज्वेलर्स की झालमुड़ी। गुप्ता जी इसमें नींबू की जगह सोने का पानी छिड़कते हैं। फन फैक्ट पता है क्या है? फन फैक्ट ये है कि ज्वेलरी का काम करने वाले ज्यादातर कारीगर बंगाल से आते हैं। जी हाँ, वही बंगाल जहां अभी अभी बीजेपी जीती है। उन बेचारे बंगालियों को समझ ही नहीं आ रहा कि अगर लोग 1 साल तक गहने नहीं खरीदेंगे तो हम 1 साल तक क्या करेंगे? मछलियों की नक्काशी। ये लो ठाकुर साहब, ये खाओ, इसमें ना नगीने जड़े हैं। वैसे देखो, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि लोग ये सोना या चांदी खरीदते ही क्यों हैं। क्योंकि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। मैं तो कहता हूं मोदी जी, सारा गोबर बेच के पूरा अमेरिका खरीद लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम एक बार फिर मोदी के तेल बचाने, विदेश ना जाने और सोना ना खरीदने वाली अपील की बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उन न्यूज एंकर्स की जो मोदी की इस अपील के फायदे गिनवा रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये अमन चोपड़ा, ये सीवरेज का ढक्कन। लेकिन पहले अंधभक्तों की बात कर लेते हैं। भाई, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हमेशा की तरह अंधभक्त मोदी की अपील पर अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यार, वो लोग भी कह रहे हैं कि मैं 1 साल तक सोना नहीं खरीदूंगा, जो बीड़ी भी मांग के पीते हैं। वो लोग सोना ना खरीदने की शपथ ले रहे हैं जो धनतेरस पे बर्तन के नाम पे कटोरी खरीदते हैं, वो भी कंघी वाले बाल देकर। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम सोने का कोई गहना नहीं खरीदेंगे, कोई गहना नहीं खरीदेंगे। जो पिछले 20 साल से बाथरूम में एशियन पेंट की बाल्टी से नहा रहे हैं, जिन लोगों ने पेप्सी की बोतल काट के डब्बा बना रखा है। मेरा एक ऐसा ही दोस्त है, महागरीब, महाकंजूस। मैंने इसको वैसे ही फोन किया, मैं क्या फ्री है? बोला क्या 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 फ्री है, मैं भी लूंगा। वो भी कह रहा है यार मैं सोना नहीं खरीदूंगा। यार, सोना तो सोना। लोग विदेश यात्रा का बायकॉट कर रहे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि मैं 1 साल तक विदेश यात्रा पे नहीं जाऊंगा। जिनको ये तक नहीं पता कि विदेश जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए या राशन कार्ड। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले टर्की का और उससे पहले मालदीव का बायकॉट किया था। एक अंधभक्त बोला, महेंद्र भाई अब तो है ना सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब ये टर्की और मालदीव खा सकते हैं क्या? है, खा सकते हैं? इनको लगता था कि ये दोनों देश नहीं, कोई नमकीन भुजिया का ब्रांड है। भाई, ऐसा ही विदेश नीति, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का महान जानकार है अमन चोपड़ा, ये रूबिका लियाकत का मेल वर्जन। भाई, इसने मोदी की अपील को नेहरू, शास्त्री जी और इंदिरा जी के जमाने से जोड़ दिया। आप जानते हैं, आजादी के शुरुआती वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने देश से खान पान में बदलाव की अपील की थी कि अनाज को बचाएं, कम खाएं। अबे सुधीर चौधरी के कच्चे, नेहरू ने जब ये कहा था तब देश नया नया आजाद हुआ था। अंग्रेज पूरी तरह देश को लूट पीट के टुकड़ों में बांट के छोड़ के गए थे। 80 से 90% आबादी गरीब और अनपढ़ थी। खेतों में अनाज तक नहीं होता था क्योंकि ना कोई सिंचाई का साधन था, ना फर्टिलाइजर और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। ऊपर से देश को 2-2 युद्ध लड़ने पड़े। उस टाइम पर अपील करना बनता था और नेहरू वो बंदा था जिसने अपनी पूरी खानदानी संपत्ति देश को दान दे दी थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो सैकड़ों करोड़ रुपए दान दे दिए। नेहरू ने खुद त्याग किया तो दूसरों से अपील की, मोदी की तरह नहीं कि लोगों को तेल बचाने की अपील करके खुद रोड शो करने निकल गए, दूसरों को विदेश ना जाने की बोलकर खुद यूरोप टूर पे निकल गए। वो अंकल होते ना जो पूरे मोहल्ले में दूसरों को संस्कार का ज्ञान बांटते फिरते हैं और आखिर में कामवाली के साथ पकड़े जाते हैं। आगे बढ़िए, 1965 में देश में खाद्यान्न संकट था। देशवासियों से एक हफ्ता भोजन छोड़ने के, उपवास की अपील कर दी थी शास्त्री जी ने। अबे एक हफ्ता नहीं, हफ्ते में एक दिन उपवास की अपील की थी शास्त्री जी ने। और तू मोदी को शास्त्री जी से कंपेयर करा है। भाई, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री रहे, इतने बड़े नेता रहे, लेकिन पूरी जिंदगी में
वो अपनी कमाई से अपनी एक कार की किस्त नहीं भर पाए। वो इतने ईमानदार थे। शास्त्री जी वो नेता थे, उनको एक बार नेहरू ने कहा कि आप कश्मीर जाओ, लेकिन वो नहीं गए। अगली बार मिले तो नेहरू ने पूछा कि आप कश्मीर क्यों नहीं गए? तो शास्त्री जी ने कहा कि पंडित जी उधर ठंड ज्यादा होती है और मेरे पास गर्म कोट नहीं है। तब नेहरू ने अपना कोट उनको दिया, तब वो कश्मीर गए। वो ऐसे नेता थे, इसलिए उनके कहने पर लोग तेल खाना कम करना क्या, एक पूरे दिन का खाना छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। बताओ उस नेता की कोई क्यों मानेगा जो सिर्फ गोरों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए विदेश दौरों पर जाता है, जो सिर्फ अंग्रेजों के साथ खी करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च देता है। अरे भाई 10 लाख रुपए का सूट पहनने वाले के चक्कर में कोई अपनी चड्डी क्यों उतारेगा? और वैसे भी अमन चोपड़े, जिन लोगों से आज तू शास्त्री जी की तुलना कर रहा है, उन लोगों ने सदा शास्त्री जी का विरोध किया। पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद भी जनसंघ ने लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए, उनकी आलोचना की। ताशकंद समझौते के लिए उनको जमकर भला बुरा बोला। जीते जी तो तुम लोगों ने उनको कभी सम्मान नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो उनको चैन से रहने दो। उपवास की अपील कर दी थी शास्त्री जी ने। उपवास, सोचिए आज कोई ऐसा करते तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आज भी अगर नेहरू, इंदिरा या शास्त्री जी जैसे नेता आकर बोल दें तो लोग उनकी बात मान लेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि ये नेता पहले खुद त्याग करते हैं फिर जनता को कहते हैं। लेकिन आज जो लोग अपने आप को कट्टर मोदी भक्त बोलते हैं, वो तक सामने आकर नहीं कह रहे कि मैं कसम खाता हूं 1 साल तक अपनी गाड़ी बंद रखूंगा। कोई अंधभक्त ये नहीं कह रहा कि मैं 1 साल तक अपनी दुकान बंद रखूंगा। अबे मोदी के कहने पे 1 साल दुकान नहीं बंद कर सकते, जबकि 12 साल से दिमाग बंद किए बैठे हो। बाकी लोगों की छोड़, भाई तू खुद ही देख ले, ये रीलबाजी तू घर में बैठकर भी आराम से कर सकता था, लेकिन तू भी ये अपनी गाड़ी घुमा घुमा के अपनी दिमागी बवासीर का प्रचार कर रहा है। ये जिस कार में तू घूम रहा है, ये भी तो तेल से ही चलती है, या इसको भी चाट चाट के स्टार्ट करता है। और हाँ, बाकी प्रधानमंत्री ने हमेशा देश की जो भी रियलिटी थी, जो भी स्थिति थी, वो जनता से कभी छिपाई नहीं थी, विपक्ष से नहीं छिपाई थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, हमारे यहाँ तो वोट का कोई असर ही नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो विपक्ष अफवाह फैला रहा है। पहले कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कहता था कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैंने तो अवतार लिया है, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो विकसित भारत बनाऊंगा, मैं तो विश्व गुरु बनाऊंगा, मैं तो देश को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। सोने की चिड़िया बोल के देश की हालत करंट लगे कौवे जैसी बना दी। समझ नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश से कुछ अपील की कि संकट का समय है। संकट का समय? अबे संकट क्यों है ये भी तो बता, ये भी तो बता कि ये दुनिया के लिए जो संकट है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता था, अगर अमेरिका के आगे झुककर मोदी जी ईरान के साथ रिश्ते खराब ना करते, अगर अमेरिका के डर से रशिया से तेल खरीदना बंद ना करते, तो हमारे यहां ना तेल का संकट होना था ना गैस का। बाकी हमारे लिए ये मौका हो सकता था दूसरे देशों को पीछे छोड़ने का। यानी ये संकट पैदा मोदी ने किया और भुगत पूरा देश रहा है। और वैसे भी इस दुनिया में ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब कहीं ना कहीं वॉर ना चल रही हो। कांग्रेस सरकार के टाइम भी खाड़ी संकट, अमेरिका अफगानिस्तान वॉर, अमेरिका इराक वॉर, इजराइल फिलिस्तीन वॉर, जाने कितने ही वॉर चल रहे थे। और 2008 में तो बिना वॉर के ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $150 प्रति बैरल पहुंच गए थे। फिर भी 50-60 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलता था और 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाता था और डॉलर का रेट लगभग 60 रुपए था। लेकिन आज युद्ध के बावजूद क्रूड ऑयल का रेट $110-120 है, फिर भी पेट्रोल डीजल लगभग डबल रेट में बिक रहा है। सिलेंडर 2.5 गुना, कमर्शियल सिलेंडर 3 गुना रेट में बिक रहा है और डॉलर सेंचुरी मारने वाला है। और हाँ, डॉलर से याद आया, ये क्यों मोदी जी फॉरेन करेंसी की रट लगाकर गरीब और मिडिल क्लास इंडियंस को डंडा कर रहे हो? अगर फॉरेन करेंसी ही चाहिए तो अपने उन NRI अंधभक्त अंकल आंटीज को बोलो जो वहां मोदी मोदी चिल्लाते हैं, जो कहते हैं मोदी तो अवतार है, मोदी तो भगवान है, वो हमारे लिविंग गॉड हैं। उनको बोलो कि अपने सारे डॉलर और बोरिया बिस्तरा बांध के इंडिया आ जाएं, भगवान पे प्रसाद चढ़ाने का टाइम आ गया है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों।
कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी ये सिचुएशन है इसके बारे में जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।